नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा का एक दौर जो चल रहा है, जिसमें कॉलेज शिक्षा विभाग की भर्ती हाल ही में चल रही है और संस्कृत शिक्षा विभाग की असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती भी चल रही है। और इसी दौर में आप सभी को पता है, बहुत जल्दी राज्य सरकार के द्वारा असिस्टेंट स्कूल व्याख्याता भर्ती, साथ में सेकेंड ग्रेड और इसी के साथ में रीट जो भर्ती परीक्षाएं हैं, उसका आयोजन भी बहुत जल्दी किया जाना है। जैसा कि आप सभी को विदित है, लेकिन जैसे कि हम बहुत समय से इंतज़ार करते हैं किसी भी वैकेंसीज़ का, और वैकेंसीज़ आती है, वैकेंसी आने के बाद जो है वह उसका एग्ज़ाम हो जाता है, एग्ज़ाम होने के बाद वो वैकेंसी मतलब वो भर्ती है, वो भर्ती पूरी भी हो जाती है। लेकिन कहीं न कहीं हमारा जो इंतज़ार होता है, उस इंतज़ार के अनुसार हम अपनी मेहनत को नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण जब परिणाम आते हैं तब वह परिणाम जो हैं वह हमारे लिए सकारात्मक नहीं होते। तो आज बहुत से बच्चों के कॉल या मैसेज वगैरह मिलते हैं कि सर, स्कूल व्याख्याता की तैयारी अभी तक जो अपन काम कर रहे थे वो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती जो है उसके लिए काम कर रहे थे और कर ही रहे हैं। और इसी दौर में व्याख्याता के से रिलेटेड एक हमारे अंदर उहापोह होती है कि हम स्कूल व्याख्याता की तैयारी को करें कैसे? किस यूनिट को बहुत ज़्यादा पढ़ें, किस यूनिट को बहुत कम पढ़ें? देखिए, पढ़ना और पढ़ाना ही काम नहीं है किसी भी सिलेक्शन को लेने के लिए। पढ़ना और पढ़ाना ही ज़रूरी नहीं है किसी भी सिलेक्शन को लेने के लिए। मैंने ऐसे-ऐसे बच्चे भी देखे हैं जो लाइब्रेरीज़ में 18-18 घंटे बैठ कर के पढ़े हैं, लेकिन फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। ऐसे बच्चे भी देखे हैं जो 6 या 8 घंटे दिन में पढ़ते हैं, फिर भी उनका सिलेक्शन हो जाता है। उसका मेन जो अंतर है दोनों में वो ये है कि वर्तमान का जो दौर है, उस वर्तमान के दौर में हमें कैसे पढ़ना है, उस पढ़ने का तरीका हमें पता होना चाहिए। अगर हम 18-18 घंटे पढ़ रहे हैं, लेकिन हमें एक्चुअल सही दिशा में किस दिशा में हमें पढ़ना है, अगर वह दिशा अगर आपको आपको पता नहीं है, तो आप वास्तव में सिलेक्शन नहीं ले सकते। इसलिए हमें किस दिशा में पढ़ना है, किस यूनिट को कितना पढ़ना है, किस किताब से पढ़ना है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, इन सारी चीज़ों का अंदाज़ा हमें होता नहीं है और हम कंटिन्यू पढ़ते रहते हैं, लेकिन जब रिज़ल्ट आते हैं तब सकारात्मक नहीं आते हैं। इसलिए हमें सबसे पहले ये चीज़ पता होना चाहिए कि जब भी किसी भी कॉम्पिटिशन के एग्ज़ाम का अगर हम टारगेट लेकर के बैठे हैं, अगर वो हो सकता है सेकंड ग्रेड हो सकता है या फर्स्ट ग्रेड हो सकता है या थर्ड ग्रेड हो सकता है। उसका सबसे पहली बात जो है वह है सिलेबस। सिलेबस का हमें अंदाजा पता होना चाहिए। सिलेबस के साथ में ही पिछले जितने पेपर हो चुके हैं आरपीएससी के, उनमें किस यूनिट से कितने क्वेश्चन आए हैं, इसका अंदाजा भी हमें होना चाहिए, ताकि हम एक सही दिशा में अपनी मेहनत को कर सकें कि इस यूनिट में इतने क्वेश्चन आएंगे और हमें इसको इतनी मेहनत के साथ में पढ़ना है। मैंने हमारे इसी यूट्यूब पे पिछली जो 4-5 साल के जो फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम हुए हैं, उनके पेपर का एनालिसिस करके मैंने उस यूट्यूब पे हमारे वीडियो में डाला है चैनल पर कि किस यूनिट से कितने क्वेश्चन आए हुए हैं, है ना? ताकि उस वीडियो को जा करके देखें आप, ताकि आपको एक अंदाजा लगे कि हमें किस यूनिट को ज़्यादा पढ़ना है और किस यूनिट को कम पढ़ना है। आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि सिलेबस है स्कूल व्याख्याता का, उस स्कूल व्याख्याता के सिलेबस को किस तरह से पढ़ना है और हमें उसके लिए किन-किन सामग्री को जुटाना है। इन सारी चीज़ों को देखेंगे और पाठ्यक्रम क जब भी हम पढ़ाई स्टार्ट करें, तब हमें ये सारी चीज़ें हमें पता होना चाहिए। जो भी स्कूल व्याख्याता की या सेकंड ग्रेड की या थर्ड रीट की तैयारी कर रहे हैं, वो बच्चे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे जो सोशल नेटवर्क के ग्रुप हैं, प्लेटफ़ॉर्म हैं, उनके लिंक भी हैं। आप वहाँ पर जाकर के उन ग्रुप को जॉइन भी कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं इस स्कूल व्याख्याता का जो सिलेबस है उसकी बात करते हैं। देखिए, जैसा कि आपको पता है, स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा जो भी है, ठीक है? स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा जो है, वह कितने सब्जेक्ट का जो पेपर होता है, वह कितने नंबर का होता है? तो आपको पता है कि इसमें जो सब्जेक्ट का पेपर होता है, वह 300 नंबर का होता है। कितने नंबर का होता है? 300 नंबर का जो पेपर होता है, वह होता है, सब्जेक्ट का पेपर होता है और 150 मार्क्स का जो पेपर होता है, वह होता है जीके का।
ठीक है, अपन उसकी बात कर लेते हैं एक बार कि इस भर्ती परीक्षा का जो स्ट्रक्चर है वह कैसा है। तो आपको पता है कि इसमें जो स्कूल व्याख्याता जो पेपर है वह दो इसमें जो पेपर होते हैं वह दो पेपर होते हैं, और दो पेपरों में फर्स्ट पेपर जो है स्कूल व्याख्याता का जो प्रथम प्रश्न पत्र है वह प्रथम प्रश्न पत्र जो होता है उसमें 75 प्रश्न होते हैं, और उस 75 प्रश्न प्रत्येक जो नंबर प्रश्न है वह 2 नंबर का होता है, और ये जो नंबर इसके हो गए वो हो गए 150 नंबर। ठीक है, द्वितीय प्रश्न पत्र जो होता है वह विषय का होता है। द्वितीय प्रश्न पत्र हमारे सब्जेक्ट का होता है, और उस सब्जेक्ट में 150 प्रश्न होते हैं, और 2 नंबर के हिसाब से ये जो पेपर होता है वह 300 नंबर का होता है। इस दूसरे पेपर में ही एक जो ऐड है विषय वह है मनोविज्ञान प्लस आईसीटी। ये दोनों है वह द्वितीय प्रश्न पत्र में ऐड हैं, और इसके जो क्वेश्चन है वह भी दूसरे प्रश्न पत्र में पूछे जाते हैं। क्लियर? तो इस तरह से जो फर्स्ट ग्रेड का जो पेपर होता है वह टोटल उसके जो मार्क्स होते हैं वह होते हैं 450 नंबर का, ये जो पेपर है वह होता है। क्लियर यहां तक? अब बात करते हैं सिलेबस की, बात करते हैं कि सिलेबस में जो है वह इसके 3 भाग किए हुए हैं। संस्कृत के सिलेबस के 3 भाग किए हुए हैं, और तीनों भागों में इसके जो भाग हैं उसकी बात करते हैं। चलिए, तो इसमें पहला जो भाग है वह है माध्यमिक स्तर। दूसरा इसका जो भाग है वह है स्नातक स्तर। तीसरा इसका जो भाग है वह है स्नातकोत्तर। ठीक है, ये इसके 3 भाग हैं, माध्यमिक स्तर, स्नातक स्तर और स्नातकोत्तर। इनके वेटेज की बात करते हैं, तो इसमें वेटेज की बात करें स्कूल लेक्चरर एग्जाम में तो लगभग 50% जो वेटेज है वह माध्यमिक स्तर का है। 50% जो वेटेज है वह इस सिलेबस के अंतर्गत, माध्यमिक स्तर के अंतर्गत जो भी हमारे पाठ्य विषय हैं वहां से प्रश्न लगभग 50% पूछे जाते हैं। ठीक है, स्नातक स्तर की बात करें तो लगभग स्नातक स्तर में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वह 30% जो प्रश्न है वह स्नातक स्तर से पूछे, और स्नातकोत्तर में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वह 20% अगर प्रश्न की बात करें तो वह स्नातकोत्तर से पूछे जाते हैं। ठीक है, अब इनमें क्या क्या सिलेबस में है उसकी बात अपन आगे करते हैं। तो हमें सबसे ज्यादा अगर वेटेज देना है तो हमें जो माध्यमिक स्तर है, ठीक है, माध्यमिक स्तर का यूनिट के एक एक टॉपिक, भले वह संधि है, समास है, प्रत्यय है, कारक है, जो भी हो, वह माध्यमिक स्तर से रिलेटेड जितने भी टॉपिक है उसको बहुत अच्छी तरह से हमें पढ़ना है। मतलब एक एक चीज को हमें बहुत अच्छी तरह से देखना है, और हमारे इसी प्लेटफॉर्म पर इस फर्स्ट ग्रेड का जो कोर्स है वह पूरा कोर्स वीडियो लेक्चर उसके रिकॉर्डेड आपको अवेलेबल हो जाएंगे। इसके साथ में अगर आपको नोट्स चाहिए तो उन नोट्स की सारी जो प्रिंट आउट है वह भी आपको बाय पोस्ट से हम आपके घर तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो इन सारी चीजों को आपको, एक तो माध्यमिक स्तर, एक स्नातक स्तर और एक स्नातकोत्तर, ये 3 जो लेवल हैं, इन तीनों लेवलों में जो जो किताबें हमारे सिलेबस में है उनको पढ़नी है। अब सबसे पहली बात, आप सभी को पता है कि आप संस्कृत के स्टूडेंट हैं, सबसे अगर कंपेयर की बात करें अदर सब्जेक्ट से
तो सबसे ज्यादा अगर कट ऑफ जाती है तो संस्कृत सब्जेक्ट की जाती है। ये चीज आप सभी को पता है। जब भी रिजल्ट आते हैं तब संस्कृत की जो सब्जेक्ट की कट ऑफ होती है वह बहुत हाई जाती है। ठीक है, तो ऐसे में उस इतनी हाई कट ऑफ के जाने के बाद अगर हम उस हाई लेवल की तैयारी को नहीं करेंगे, इतने नंबर अगर हम नहीं लाते हैं, तो फिर हमारा सिलेक्शन या चयन जो उस कंपटीशन की जो दौड़ है उससे हम दूर हो सकते हैं। मैं एक चीज कहूंगा, जब मैंने भी स्कूल लेक्चरर की तैयारी की थी, मेरी ऑल राजस्थान में सेकंड रैंक आई थी, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी की, तो उन सारी चीजों एग्जाम्स के पीछे मैंने एक चीज महसूस की है, वह ये है, संस्कृत को पढ़ते समय, संस्कृत की बात कर रहे हैं अपन, कि संस्कृत को पढ़ते समय मैंने एक चीज नोटिस की है कि जितना भी पढ़ो, अगर आप रेफरेंस बुक से पढ़ रहे हो, ऑथेंटिक बुक से पढ़ रहे हो, उसकी वृत्ति, सूत्र, सूत्रार्थ, श्लोक, है ना, इन सारी चीजों को बहुत अच्छी तरह से पढ़ रहे हो, तो आपको कहीं पर भी, तो आपको जो है वह रेफरेंस बुक से ही पढ़ना पड़ेगा अगर आपको अच्छे नंबर लाने। अदरवाइज क्या होगा, जब रिजल्ट आएगा तब रिजल्ट की कट ऑफ बहुत हाई जाएगी और आप वहां तक नहीं पहुंच पाओगे। इसलिए मेरा पर्सनल ये मैंने फील महसूस भी किया है, और ये मेरी आप सभी को पर्सनल एडवाइस भी है कि आप सारी चीजें हैं वह पर्सनल टेक्स्ट बुक, रेफरेंस बुक से और ऑथेंटिक जो बुक हैं उनसे पढ़ें तो ज्यादा बेटर है। और उन सारी बुक से आप अपने खुद के नोट्स बनाएं, ताकि आपको इसका जो फायदा है वह आपको एग्जाम में मिले। अब बात करते हैं, वह कर रहे हैं अपन कि सिलेबस की बात करते हैं। सिलेबस जो है, इसका जो सबसे पहला खंड है वह है उच्च माध्यमिक स्तर। इसका पहला जो खंड है वह है उच्च माध्यमिक स्तर। उच्च माध्यमिक स्तर का जो लेवल है उसमें, जैसे कि आपको पता है कि इसमें जो है वह जो इसका वेटेज जो है वह बहुत ज्यादा है। और ऐसे में क्या क्या पढ़ना है, तो एक तो संज्ञा प्रकरण पढ़ना है। संज्ञा प्रकरण के जो भी टॉपिक हमारे सिलेबस में है, उनके सूत्र और सूत्रों के जो उदाहरण है और जो दूसरे उदाहरण बनते हैं, उन सारी चीजों को, ये संज्ञा प्रकरण एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आप चाहो तो पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हैं। कहीं पर भी नंबर कटने के चांस नहीं बनते, ना ऐसी कोई गुंजाइश है। बस शर्त यह है कि आपको इतना डीप में और अच्छी तरह से पढ़ना होगा। ठीक है, तीसरा जो हमारे टॉपिक है वह है स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि, इनका सूत्रों के अनुसार विच्छेद और सूत्रों के अनुसार इनके उदाहरण। कौन से सूत्र जो है उस सूत्र का कौन सा उदाहरण है ये पता होना चाहिए, और उदाहरण हमें पता है तो उस उदाहरण में घटित होने वाला सूत्र कौन सा है, ये दोनों चीजें हमें पता होनी चाहिए। जो संधि है, उस संधि में कहीं ना कहीं हमारे द्वारा गलती होती है, इसलिए आपको संधियों को बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है। हलंत हो या फिर पूर्ण मतलब स्वर से रहित, या तो हलंत शब्द है या हलंत से रहित है, संधि कहां हो रही है, संधि कहां नहीं हो रही है, कौन से अपवाद हैं, ये सारी चीजें जो हैं वह हमें इसमें देख करके चलना है। ठीक है, इसके बाद अधोलिखितानाम अव्ययानाम प्रयोगः रिक्त स्थानम पूर्तिश्च। इसमें क्या होता है, जो हमारे सिलेबस में जो अव्यय है, वह अव्यय जो है वह वाक्यों के बीच में पूछ लेते हैं, रिक्त स्थान के बीच रूप में आ जाते हैं, और वहां पर पूछते हैं कि बीच में यहां पर क्या, कौन सा अव्यय आएगा, शनि आएगा या पुनः आएगा, है ना, या उच्च ही आएगा, इस तरह के अव्यय। और इस तरह का ज्ञान आपको तभी हो पाएगा, क्योंकि हो सकता है आप अव्यय प्रयोग में कुछ उदाहरणों को याद करके जाएं कि यहाँ पर फेमस उदाहरण होते हैं तो अपन को पता होता है कि यहाँ पर ये आएगा, लेकिन बहुत सी बार ऐसा होता है कि जो अव्ययों का प्रयोग है वह बहुत डीप में जाकर के पूछ लिया जाता है और हमें पता नहीं होता है। इसलिए इसके लिए मैं आपको सलाह दूंगा कि जितना आप साहित्य, संस्कृत का साहित्य जो है वह बहुत, जितना अच्छा पढ़ोगे, जितना ज्यादा पढ़ोगे, उतना ये चीज जो है वह आपके क्लियर होती जाएगी। ठीक है, दूसरी बात, शब्द रूप और धातु रूप। ठीक है, धातु रूप में लट, लोट, लिट, लंग और विधिलिंग, ये 5 लकार जो हैं, इन 5 लकारों का ही हमें प्रयोग देखना है। आज परस्मय पद के कुछ हमारे सिलेबस में है, कुछ हमारे आत्मनेपद पद के धातुएं हमारे सिलेबस में है। शब्द रूप और धातु रूप का जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है
वह मैं आपको शेयर करता हूं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, शब्द रूप और धातु रूप भी क्या करते हैं कि जैसे 10 दिन में एक बार पढ़ लिया, जैसे 5 दिन में एक बार पढ़ लिया, नहीं। शब्द रूप और धातु रूप ये दोनों चीजें ऐसी हैं कि जैसे सुबह उठते ही सबसे पहला काम जो है अपना वो शेड्यूल बना लो। जैसे भी आप जितनी बजे भी उठते हो तो सबसे पहले प्रौढ़ रचनानुवाद या रचनानुवाद कौमुदी लीजिए और उसमें जो भी आपके सिलेबस में धातुएं हैं उसको टिक कर दीजिए और सबसे पहले उठते ही इसका पाठ करो। जैसे वो सुबह उठते अपन हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं ना कि मतलब भगवान को याद करते हैं, वैसे ही सबसे पहले हनुमान चालीसा पढ़ें। उससे पहले भी आपको शब्द रूप और धातु रूप का पाठ है वह करना है। रोज अगर आप इसको करोगे तो मुश्किल से इन दोनों को करने में आपको आधा घंटा भी नहीं लगेगा। शब्द रूप और धातु रूप का फटाफट आप पाठ करोगे तो इसमें आधा घंटा भी नहीं लगेगा। और डेफिनेट अगर आप ये चीज आज ही नियम बना लेते हो कि शब्द रूप और धातु रूप का मुझे पाठ करना ही करना है रोज, तो मैं डेफिनेट कह रहा हूं कि एग्जाम तक मैं आपके सभी की गारंटी ले सकता हूं कि आपका एक भी प्रश्न धातु रूप और शब्द रूप से गलत नहीं होगा। पर शर्त यह है कि इसका आपको प्रतिदिन पाठ करना है। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं निम्नलिखित प्रत्ययानाम सामान्य ज्ञानम। अब कुछ प्रत्यय जो हैं उन प्रत्ययों का सामान्य ज्ञान हमें होना चाहिए। ठीक है, कौन सा प्रत्यय किस अर्थ में आता है, किस धातु के साथ में कौन सा प्रत्यय लगता है और धातु से लगे हुए प्रत्यय की पहचान हमें करना आना चाहिए। ठीक है, ये चीज हमें पता होनी चाहिए। और इसके लिए सबसे बेस्ट एक तरीका मैं बताता हूं। एक तो आपको सूत्रों के द्वारा इन सबके कौन कौन से उदाहरण हैं वह आपको पता होना चाहिए। जैसे तल प्रत्यय की बात करें, ग्राम जन बंधुभ्यस तल, तो तल शब्द तल प्रत्यय जो है वह ग्रामता, जनता और बंधुता इनमें लगता है। कर्ता में त्रिच प्रत्यय लगता है। इस तरह के सारे जो प्रत्यय हैं इन प्रत्ययों का हमें सामान्य ज्ञान होना चाहिए। इसका भी आपने प्रौढ़ रचनानुवाद अगर पढ़ी हो तो प्रौढ़ रचनानुवाद में 2-3 पेज के अंदर एक इंडेक्स बनी हुई है और वहां पर सारे ल्यूट है, इसके बाद तून प्रत्यय है, क्वा प्रत्यय है, क्षत्रि प्रत्यय, शानच प्रत्यय, त प्रत्यय, तवतु प्रत्यय, इन सब में शब्द धातु रूप लिखा हुआ है, धातु लिखा हुआ है और धातु के साथ में ही किस प्रत्यय के साथ में वो शब्द कैसा बनता है, ये चीज वहां पर इंडेक्स में बनी हुई है। तो आपको अगर बेस्ट प्रत्ययों से संबंधित कोई भी प्रश्न अगर आपका आता है और आपका मतलब आप चाहते हो कि वो हमारा प्रश्न सही हो जाए, तो इसके लिए मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप प्रौढ़ रचनानुवाद की जो वो इंडेक्स है उसको भी शब्द रूप और धातु रूप के साथ में इसको भी आप प्रतिदिन पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई मतलब उच्च माध्यमिक स्तर जो है उस उच्च माध्यमिक स्तर की बात हो गई कि इसमें ये सारी चीजें हैं वह पूछी जाती हैं और इसका वेटेज स्कूल लेक्चरर एग्जाम में बहुत ज्यादा है, इसलिए हमें इसमें से कुछ भी गलत होना नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, वह करते हैं दूसरे खंड की और उस दूसरे खंड का नाम है स्नातक स्तर। ठीक है, स्नातक स्तर की बात करें तो निम्नलिखिता नाम छंदसाम परिज्ञानम लक्षणोदाहरण संबंधानि सामान्य ज्ञानम प्रश्नाश्च। ठीक है, लक्ष्य जो छंद है, आर्या है, अनुष्टुप है, द्रुत विलंबित है, शार्दुल विक्रीडितम है, स्रग्धरा है, ये सारे जो छंद हैं इन छंदों का लक्षण हमें पता होना चाहिए और लक्षणों से संबंधित जो इनकी जो उदाहरण है ना, उदाहरण को आप तभी, उदाहरण जो है वह किस छंद का कौन सा उदाहरण है वह तभी पता कर पाओगे जब आपको एक तो उस छंद को गाने का तरीका, उसकी लय क्या है वो पता होगी, या फिर आपको गुरु लघु ये मात्राएं और जो गण है ना, या माता राजभा नसलगा, ये सारे जो गण हैं उनका आपको ज्ञान होगा। अन्यथा आप छंद और छंदों का ज्ञान जो उदाहरण जो है उनको पता ही नहीं कर पाओगे कि इसमें कौन सा उदाहरण, इसमें कौन सा छंद है। ठीक है, तो इसको आपको बहुत अच्छी तरह से कर लेना है और जो साहित्य के बच्चे हैं उनको तो छंद बहुत अच्छी तरह से आना ही चाहिए, क्योंकि छंद का काम है जो है वह आपके जब आप जॉब में आ जाओगे तब भी इसका काम पड़ेगा ही पड़ेगा। अगला प्रश्न, अगले जो यूनिट है वह है अलंकाराणाम परिज्ञानम। ठीक है, अलंकारों का ज्ञान और उसके लक्षण से संबंधित जो उदाहरण है उससे संबंधित प्रश्न यहां पर पूछे जाते हैं।
यद्यपि बच्चे जो हैं वह अलंकारों से बहुत डरते हैं, लेकिन अलंकारों के लक्षण और अलंकारों के उदाहरण वह हमें बहुत अच्छी तरह से पता होने चाहिए, क्योंकि ये परीक्षा में जरूर पूछे जाते हैं। इसके लिए आप जब भी साहित्य का अध्ययन करें तब देखें कि उसकी वृत्ति भाग में लिखा हुआ होता है कि उसकी व्याख्या में उस जो श्लोक है उस श्लोक के अंदर कौन सा अलंकार है और क्यों है, इसको आप पहचानने की आदत बनाएं, ताकि ये अलंकारों से संबंधित जो प्रश्न है वह भी आपका गलत नहीं हो। इसके बाद है समासों का सामान्य ज्ञान और उनका विग्रह। ठीक है, समासानाम सामान्य परिचय, समस्त पदानाम समासः, समास विग्रहश्च। अर्थात जो सामासिक पद है उस सामासिक पद का विग्रह क्या होता है ये भी पता होना चाहिए, और उसका समस्त पद सामासिक पद क्या होता है, विग्रह पद का सामासिक पद क्या बनता है, ये भी हमें पता होना चाहिए। तीसरी बात जो पता होना चाहिए वह ये पता होना चाहिए कि वह जो शब्द है वह किस समास का है, ये चीज भी हमें पता होना चाहिए। इसलिए थोड़ा सा इसको समास को बहुत अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए, ताकि हमें कहीं पर भी कठिनाई का अनुभव नहीं हो और एक भी प्रश्न हमारा गलत नहीं हो। इसके बाद बात करते हैं हिंदी वाक्यानाम संस्कृतानुवाद। इससे रिलेटेड जो प्रश्न है वह आप तभी कर पाओगे सही जब आपको कारक का ज्ञान होगा या आपने कारक को बहुत अच्छी तरह से पढ़ा होगा। इसलिए स्नातकोत्तर में भी कारक जो है वह इसका अलग से टॉपिक है, और कारक से संबंधित जो सूत्र हैं सिद्धांत कौमुदी के कारक हैं उसमें। ठीक है, तो सिद्धांत कौमुदी के जो सूत्र हमारे सिलेबस में हैं उनको बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है, और वह अच्छी तरह से पढ़ोगे तो आपके ये क्वेश्चन तो ये इस टॉपिक से रिलेटेड जितने क्वेश्चन होंगे वह आपके सही हो जाएंगे। इसको आप जब भी हल करें तब बहुत अच्छी तरह से हल करें। इसमें से मैं उम्मीद लगाता हूं कि एक भी प्रश्न गलत होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही सरल है। ठीक है, और एक चीज आप कंपटीशन में की तैयारी कर रहे हो तो एक चीज याद रख लेना कि अगर सरल क्वेश्चन जो है उसको आप गलत करते हो तो एक बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हो। यद्यपि कठिन क्वेश्चन हो, अगर उसको आप अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो या फिर उसको छोड़ के आ रहे हो या उसको गलत कर रहे हो तो आपके रिजल्ट पर उसका फर्क इतना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर सरल इजी क्वेश्चन है ना, जैसे आ गया कि अधिहरि इत्यत्र समासः अस्ति, अब इसमें समास है, अगर इसका आप तत्पुरुष करके आ रहे हो तो एक बहुत बड़ा लॉस कर रहे हो, और कंपटीशन में एक क्वेश्चन गलत होना 2 नंबर माइनस होना मतलब एक बहुत बड़ा लॉस कहलाता है। इसलिए आपको थोड़ा सा इन सारी चीजों को ध्यान में रखना है। इसके बाद उसी सेकेंड यूनिट जो स्नातक स्तर है उसमें कुछ किताबें हैं, जैसे कठोपनिषद का प्रथम अध्याय की प्रथम अध्वल्ली जो है वह है, जिसमें यम नचिकेता संवाद बहुत प्रसिद्ध है, और आपको इसमें पता होना चाहिए कि कौन से उक्ति यम की है, कौन सी नचिकेता की है, कौन से वर कितने वर यम ने दिए थे नचिकेता को, ये सारी चीजें। श्रीमद् भागवत गीता का दूसरा अध्याय हमारे सिलेबस में है। नीति शतक भर्तृहरि द्वारा जो लिखित है वह हमारे सिलेबस में है। किरातार्जुनियम का पहला सर्ग जो है वह हमारे सिलेबस में है, और इसमें जो वनेचर है, ठीक है, वनेचर अपनी बात को पूरी बात को युधिष्ठिर के सामने कहता है, और युधिष्ठिर बाद में फिर वह द्रौपदी के पास में जाता है, और द्रौपदी है वह किसको कहती है, द्रौपदी है वह युधिष्ठिर से कहती है। तो कौन सा कथन किसका है, इससे संबंधित पूरी जो यूनिट है वह भी हमने यूट्यूब पे डाली, आप वहां पर जाकर के भी देखें कि कौन किसको क्या कहता है, वो चीज जो है वह यहां से पूछी जाती है। इसलिए आपको इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद है मेघदूत कालिदास की जो है उसको देखना है। शुकनासोपदेश बाणभट्ट का बहुत इंपॉर्टेंट है। लक्ष्मी की क्या विशेषता है, गुरु उपदेश कैसा है, राज प्रकृति कैसी है, लक्ष्मी कैसी है, इन सारी चीजों को और इनके सारे विशेषणों को बहुत अच्छी तरह से देखना है। अभिज्ञान शाकुंतलम आप सभी ने पढ़ रखी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें से प्रश्न बहुत ज्यादा पूछने की संभावना बनती है। स्वप्न वासव दत्तम जो भास के द्वारा लिखित है, इसको भी बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है। तो ये जो पुस्तकें हैं इनका सामान्य अध्ययन हमें करके करना है। ठीक है, इसके बाद वैदिक सूक्तों में
वरुण सूक्त, पुरुष सूक्त, अग्नि सूक्त, विष्णु सूक्त और संज्ञान सूक्त। वैदिक सूक्तों की जब अपन बात करें तो वैदिक सूक्त जो है इनको इतना कंठस्थ कर लें या इतनी अच्छी तरह से इनको पढ़ें कि इसमें सबसे पहली बात तो पूछी जाती है, वह पूछी जाती है विशेषण। ठीक है, देवताओं के विशेषण से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे शचपति है ना, शचीपति किसका विशेषण है, ठीक है, सोमपा किसका विशेषण है, इस तरह के विशेषण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रत्येक सूक्त के देवता कौन से हैं, ऋषि कौन से हैं, कौन से मंडल का कौन सा सूक्त है और उस सूक्त में कितने मंत्र हैं, ये चीजें सामान्य ज्ञान सी हैं, सामान्य चीजें हैं और यहां से प्रश्न पूछने की संभावनाएं बनती हैं। परीक्षक थोड़ा सा अगर डीप में चला जाए तो सूक्त जो है उन सूक्तों के अंदर पंक्तियों में से प्रश्न को बनाता है, इसलिए आपको इन सारे सूक्तों को कंठस्थ कर लेना है। और हमें ये कंठस्थ नहीं हो तो इतना पता होना चाहिए कि ये जो सूक्त लाइन है वह किस सूक्त में हमने पढ़ी थी, ये चीज हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, संस्कृत साहित्य से इतिहास संबंधी सामान्य परिचयात्मक प्रश्न, वैदिक साहित्य, वेद, ब्राह्मण, प्रमुख उपनिषदनाम, याज्ञवल्क्य स्मृते, आचार अध्याय से सामान्य परिचय। वैदिक साहित्य में जैसे बात करते हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तो अथर्ववेद, इन चारों वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं, उपनिषद कौन से हैं और उन उपनिषदों की सूक्तियां है ना, जैसे सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, तो इस तरह की बहुत सारे ऐसी सूक्तियां हैं जो कि परीक्षा में पूछी जाती हैं, तो आपको इन सूक्तियों का भी ज्ञान होना चाहिए। इसके बाद याज्ञवल्क्य स्मृति का जो आचार्य अध्याय है उस आचार्य अध्याय को भी आपको बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है। उस आचार्य अध्याय में एक एक श्लोक को पढ़ना है और उसमें से नोट्स आप खुद बना लीजिए कि इसमें किसमें किसका वर्णन है, ताकि आपको कहीं भी परीक्षा में समस्या का सामना नहीं करना पड़े। ठीक है, चलिए, तो ये जो बात थी वह स्नातक स्तर की बात हो गई। इसी में लौकिक साहित्य जो है उसमें रामायण, महाभारत, इसके बाद महाकाव्य के जो कवि हैं कालिदास है, अश्वघोष है, भारवी, माघ, श्रीहर्ष, बाणभट्ट, दंडी, सुबंधु, हास, भवभूति, शुद्रक, ठीक है, शुद्रक और विशाखादत्त, इनका जो है वह परिचय और इनकी रचनाओं का परिचय भी हमें पता होना चाहिए। सामान्य सी चीजें जो हैं वह इसमें हमें पता होना चाहिए, जैसे बाणभट्टी की जो रचनाएं हैं उस रचना में नायक कौन है, नायिका कौन है, इसका विभाजन कितने तरह से किया गया, उसका प्रधान रस क्या है ना, इस तरह इनकी सारी चीजों की बातें हमें पता होनी चाहिए। एक जो है राजस्थानी अर्वाचीन कवि तेषाम रचना राजस्थानी अर्वाचीन जो कवि हैं उनकी रचनाएं, उनका परिचय और उनकी रचनाओं से संबंधित जो प्रश्न है वह परीक्षा में पूछी जाती हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में भी मैं इस चीज को लेकर के हमेशा बोलता था कि राजस्थानी अर्वाचीन जो कवि हैं उनका परिचय हमें बहुत अच्छी तरह से पता होना चाहिए। एक भी क्वेश्चन इसका जो मैटर है वह लिमिटेड है, ठीक है, लिमिटेड मैटर है और लिमिटेड मैटर में हमें यही कोशिश करनी है कि एक भी प्रश्न इसका गलत नहीं हो। ठीक है, तो इसको आपको बहुत अच्छी तरह से, इस यूनिट को बहुत अच्छी तरह से कर लेना है ताकि आपको कहीं भी मतलब इसमें से कोई प्रश्न गलत होने की संभावना नहीं बने। ठीक है, अब स्नातकोत्तर की बात करते हैं जिसका वेटेज परीक्षा में 20% मिलता है और किसी भी यूनिट को आप छोड़ नहीं सकते हो कि इसको मैं नहीं करूं, नहीं, आपको सारा सब कुछ पढ़ के जाना है। और सिद्धांत कौमुदी का कारक प्रकरण और कारक प्रकरण के सिलेबस में सूत्र भी दिए गए हैं। कौन कौन से सूत्र, प्रातिपदिकार्थ, लिंग, परिमाण, वचन मात्रे, प्रथमा, कर्तुरीप, सिद्धतमम, कर्म, इस तरह से सारे सूत्रों को दिया गया है जो जो हमारे सिलेबस में है। तो उन सूत्रों के साथ में उनके उदाहरण, वो चीजें भी हमें पता होनी चाहिए। भाषा विज्ञान बहुत ही कह सकते हैं टेढ़ी खीर कहते हैं बच्चे इसको, बहुत टफ ऐसा बोलते हैं, लेकिन नहीं, वो कोई टेढ़ी खीर नहीं है, बहुत इजी है। इसका जो टॉपिक है भाषा उत्पत्ति के प्रमुख सिद्धांत, उच्चारण स्थान, ध्वनि के नियम, ग्राम है ना, 3 नियम है ना, ग्राम, ग्रीम, ग्रासमान और वर्णन, इस 3 के नियमों को बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है। और भाषाओं का जो वर्गीकरण है
उस भाषा का आकृति मूलक वर्गीकरण, पारिवारिक वर्गीकरण, इस तरह से अलग अलग प्रकार से वर्गीकरण इसका किया गया है। इसको आपको बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है। निम्नलिखित दर्शन ग्रंथानाम सामान्य परिचय, सांख्यकारिका को, सांख्यकारिका बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछी ही जाएगी और बहुत ज्यादा प्रश्न बनने की संभावनाएं हैं। सांख्यकारिका की 72 कारिकाएं जो हैं, उन 72 कारिकाओं को एक एक कारिका के साथ में पढ़िएगा तो आपको एक अनुमान लग जाएगा, आइडिया लग जाएगा कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। तर्क भाषा, तर्क भाषा जो है उसको हमें प्रामाण्यवाद पर्यंत यहीं तक ही हमें इसको पढ़ना है, ठीक है। और चार्वाक दर्शन को पढ़ना है, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, ऐसे बहुत सारे जो सिद्धांत चार्वाक दर्शन के हैं, ये कौन से पुरुषार्थ को मानते हैं, ये इसको क्या, इसके इनके अपर नाम क्या हैं, इनके प्रवर्तक कौन है, और सर्वदर्शन संग्रह में इनकी कुछ कारिकाएं हैं और उन कारिकाओं से प्रश्न भी पूछे जाते हैं, ठीक है। अलंकार शास्त्राणाम सामान्य अध्ययनम, अब अलंकार शास्त्रों का सामान्य अध्ययन, नाट्य शास्त्र का पहला और तीसरा अध्याय। काव्य प्रकाश जो मम्मट के द्वारा लिखित है, काव्य प्रकाश को कहीं भी किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, काव्य प्रकाश को बहुत अच्छी तरह से देख लें, और जो अलंकार जो हैं उस अलंकारों के प्रश्न काव्य प्रकाश में से भी आने की संभावनाएं बनती हैं, तो आप काव्य प्रकाश में से भी प्रश्नों को देख सकते हैं। इसके बाद साहित्य दर्पण का पहला, दूसरा परिच्छेद और तीसरे परिच्छेद की ये कारिकाएं जो हैं उनको आपको यहां तक देखना है, ठीक है। इसके बाद जो आनंदवर्धन का ध्वन्यालोक है उसको भी आपको देखना है, ठीक है। इस तरह से तीनों जो स्तर हैं, माध्यमिक स्तर, स्नातक और स्नातकोत्तर, इन तीनों स्तरों को, तीनों खंडों को बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है। इसके बाद जो मनोविज्ञान है और आईसीटी जो है उसको भी आपको बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है। डेफिनेट आप एक रणनीति के साथ में पढ़ेंगे तो डेफिनेट आपका सिलेक्शन होगा। अपन फिर मिलेंगे इसी तरह से इन सूचनाओं के साथ में। साथ ही जो पहली बार आए हैं इस चैनल पर, बस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में ही जो ग्रुप्स हैं उसमें भी ऐड हो जाएं ताकि सारी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच पाए। धन्यवाद।